एपिसोड की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाकाबा का जो इवोल्यूशन है वो अब कंप्लीट हो जाता है और अब वो इवोल्व होकर जाना होरोवा बन जाती है। वाकाबा अब अपने सभी स्टेट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अब कहने लगती है कि जब भी मैं इवोल्व करती हूँ उसके बाद मैं हमेशा थका हुआ फील करती थी, पर मुझे अभी थकान फील नहीं हो रहा है, शायद से एग्जॉशन नलिफिकेशन स्किल की वजह से है। ये तो काफी काम का है। इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि इवोल्व होने की वजह से उसे इमोर्टैलिटी की स्किल मिल गई है। सुनकर वाकाबा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इमोर्टैलिटी की स्किल मिल गई है, यानी कि वो सिस्टम के अंदर अब मर नहीं सकती है। वो कहने लगती है कि ये तो काफी एक अल्टीमेट स्किल है, इसे पाने के लिए लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और मुझे तो ये ऐसे मिल गई है। अगर ऐसी बात है तो मैं जीत गई हूँ। इसका मतलब अगर मैं किसी से भी लड़ूंगी और मारी भी जाऊँ तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं वापस जिंदा हो जाऊंगी, मतलब मैं मरूंगी ही नहीं। वो अब काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब अब मैं अब अपनी मदर को भी हरा सकती हूँ। तभी वो देखते हैं कि उसे और भी अलग अलग टाइटल्स मिले हैं जैसे कि चैंपियन। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से एक स्मार्टफोन आ जाता है और उससे डी बात कर रही होती है। वाकाबा को अब काफी ज्यादा बुलाने लगती है पर वाकाबा उसे इग्नोर कर रही होती है। जो सुनकर वो डी कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा देती हूँ जिससे कि तुम तबाह हो जाओगी। ये सुनकर वाकाबा डर जाती है और वो फोन उठा लेती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। तो डी अब उसे कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और वैसे भी मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होगा। ये सुनकर वाकाबा खुश होती है और कहती है कि तो फिर अच्छी बात है। ऐसा बोलकर वो फोन फेंक कर वहाँ से जाने लगती है और तभी डी उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती हूँ। ये सुनकर वाकाबा डर जाती है और कहती है नहीं। तो डी अब उसे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। जो सुनकर वाकाबा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डी उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहती थी क्योंकि तुम्हें इमोर्टैलिटी की स्किल मिल गई है। मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई हूँ कि तुम इस इवोल्यूशन में पहुंच गई हो। वो उसे ये बताती है कि वाकाबा एक पहली पर्सन है जो कि स्पीसीज में पहुंची है। वो उसे अब कांग्रेचुलेशन करने लगती है। जो सुनकर वाकाबा कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डी कहती है कि जैसे कि मैंने बताया मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, पर आज मैं थोड़े अच्छे मूड में हूँ तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा तुम्हारा उपकार कर देती हूँ और तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बता दूं। जो सुनकर वाकाबा खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इस दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट क्यों हुई हूँ। तो डी भी कहती है ठीक है तुम जापान में यानी कि तुम अर्थ में मर गई थी। जो सुनकर वाकाबा कहती है इसका मतलब मैं सही में मर गई थी। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और कहती है कि लेकिन मैं मरी कैसे। तो वो बताती है कि ऐसा पुराने हीरो और डीमन लॉर्ड की वजह से हुआ। वो दोनों पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों ने डायमेंशनल मैजिक को मास्टर कर रखा था और उन लोगों ने ऐसा मैजिक क्रिएट कर दिया जिससे कि वो लोग दुनिया की बाउंड्रीज को भी एस्केप कर पाए। दिक्कत की बात यह है कि जो सिस्टम का सपोर्ट है वो सिस्टम के बाहर तक सपोर्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो लोग इस दुनिया के पार चले गए। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और उनकी जो स्पेल थी वो गलती से दुनिया के बाहर निकल गई और वो स्पेल सीधा तुम्हारे रूम में आकर लग गई जहाँ पर तुम पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसी क्लास के अंदर तुम और तुम्हारे बाकी के क्लासमेट्स भी थे और उस एक्सप्लोजन की वजह से तुम सभी लोग मारे गए। डिया बताती है कि डीमन लॉर्ड और हीरो की वजह से मुझे सिस्टम को वापस से इंस्पेक्ट करना पड़ा और वापस से उसे ठीक करना पड़ा, पर क्योंकि मैं अकेली थी उसे ठीक करने में मुझे टाइम लग गया। तो वाकाबा कहती है कि लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम लेजी हो, जिस पर डी कहती है नहीं, दरअसल दुनिया का ख्याल रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखना था, पर मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ जिसने सिस्टम का आइडिया दिया था और जिस सिस्टम को मैंने क्रिएट किया था उसकी वजह से इनोसेंट लोग मारे गए। इस चीज से मुझे काफी दुख हुआ। वो उसे ये बताती है कि क्लास में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से 25 लोग मारे गए थे। इसके बाद मैंने उन सभी सोर्स को इकट्ठा किया और फिर उनकी मेमोरीज को भी उनके अंदर डाल दिया और फिर मैंने उन्हें स्किल्स दी जिससे कि वो इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर पाए। साथ में सभी की कॉम्पैटिबिलिटी को देखते मैंने सभी लोगों को स्पेशल स्किल्स भी दी है और मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि हर सोल एक ऐसे पर्सन में रिइनकार्नेट हो जो कि उन्हें सूट करती है। तो वाकाबा कहती है कि लेकिन मैं तो एक स्पाइडर बनी हूँ, जिस पर डी कहती है कि शायद से ऐसे इसलिए क्योंकि यही तुम्हें सूट करता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा हर कोई इंसान के अंदर रिइनकार्नेट हुआ है। जो सुनकर वाकाबा रोने लगती है और कहती है कि लेकिन मुझे भी इंसान बनना था। तो डी से कहती है कि लेकिन अभी तुम एडवांटेज पे हो क्योंकि तुम्हारी शुरुआत थोड़ी सी जल्दी हुई है, क्योंकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है वो इस समय पर बच्चे हैं, तो इस समय पर तुम उनसे काफी ज्यादा आगे हो। ये सुनकर वाकाबा कहती है कि इसका मतलब सभी लोग अभी बच्चे हैं, वहीं पर मैं इतना पावरफुल बन रही हूँ। तो डी उसे कहती है हाँ। तो ये वाकाबा उसे कहती है कि तुमने कहा था कि रिइनकार्नेट 25 लोग हुए हैं, पर हमारे क्लास में तो 26 लोग थे। तो डी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को रिइनकार्नेट नहीं किया। वाकाबा ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम हमारी क्लास में थी, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर डी कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती हूँ, पर मेरी ही प्रेजेंस की वजह से हीरो और डीमन लॉर्ड का मैजिक ने क्लास को इफेक्ट किया था। वो लोग मुझे मारना चाहते थे पर गलती से तुम सभी लोग मर गए। वाकाबा कहती है कि लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, जिस पर वो कहती है कि शायद से वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपना दुश्मन मानते हैं। मेरी थ्योरी ये है कि डीमन लॉर्ड को और पुराने हीरो को एक ग्रुप ने भड़काया था हमारे खिलाफ। चलो इन सब बातों को छोड़ो, वैसे अब तुम रिइनकार्नेट हो चुकी हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो और मैं होप करती हूँ कि तुम इसी तरीके से हर दिन मुझे एंटरटेन करती रहो। ऐसा बोलकर डिया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यानी कि प्रेजेंट में हम लोग को स्क्लेन का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग एक विलेज में आ जाते हैं। हायरस बताता है कि ये विलेज उन लोगों ने बनाया है जो कि लोगों को शेल्टर और सामान प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो कि ग्रेट इलोरे लेबिरिंथ के अंदर जाने वाले हैं। वहीं हम फे को देखते हैं जो कि स्क्लेन से कहती है कि मुझे कितनी देर छुपे रहना होगा। तो स्क्लेन कहता है कि थोड़े समय के लिए, क्योंकि नहीं तो तुम वरना काफी अटेंशन ग्रैब करोगी। जिसके बाद अब वो एक घर के
अंदर आते हैं जहाँ पर हायरेंस कहते हैं गोएफ तुमसे भी इतने समय बाद मिलकर अच्छा लगा। हायरेंस अब सभी को बताता है कि इसका नाम गोएफ है और ये लैब्रिंथ का गाइड है। इसने जूलियस की काफी बार मदद भी करी है। हायरेंस अब गोएफ को ये बताता है कि इस क्लेन है यानी कि जूलियस का छोटा भाई और ये हीरो है। ये सुनकर गोएफ अब उन लोगों को अंदर बुलाता है तो वो सभी लोग भी अंदर जाते हैं जहाँ वो लोग अब उसे बताते हैं कि वो लोग ग्रेट इलोरिन लैब्रिंथ को पार करके कासान गारन कॉन्टिनेंट जाना चाहते हैं। उस लैब्रिंथ की जो असली एंट्रेंस है उसको इंपीरियल सोल्जर्स ने गार्ड कर रखा है तो हम लोग वहाँ से नहीं जा सकते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस समय पर एम्पायर हमारा दुश्मन बन गया है एक ऐसे क्राइम के लिए जो कि हम लोगों ने किया ही नहीं है। तो क्या तुम हमारी मदद करोगे उस लैब्रिंथ के अंदर एंटर करने के लिए? तो गोएफ कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम सभी लोग इनोसेंट हो पर अगर मैं तुम्हारी मदद करी तो एम्पायर का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा जिसकी वजह से मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गोएफ के फादर आ जाते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहते हैं कि अगर मेरा डरपोक बेटा तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस बंदे का नाम होता है बैश गैथ। वो गोएफ से कहते हैं कि इन लोगों की मदद मैं करूंगा और अगर एम्पायर तुम्हें ट्रबल दे तो उन्हें तुम मेरा नाम दे देना और कह देना कि मैं भाग गया। जिसके बाद बैश गैथ अब उन सभी लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो मुझ जैसे बुड्ढे के साथ तो मैं तुम लोग को रास्ता दिखा सकता हूँ। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्क्लेन अब फे से कहता है कि हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए, हम तुम्हारे पास थोड़े समय बाद आएंगे। तो फे उसे कहती है कि लेकिन उससे पहले ओका को बुला दो। तो स्क्लेन भी अब मान जाता है और अब वो जाकर ओका से कहता है कि फे तुम्हें बुला रही है। जो सुनकर ओका अब फे से बात करने के लिए चली जाती है। अगले सीन में बैश गैथ सभी से पूछता है कि क्या तुम में से कोई पहले उस लैब्रिंथ में जा चुका है? तो हायरेंस कहता है हाँ मैं गया हूँ। तभी आना कहती है कि मैं भी गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओका आ जाती है और अब वो कार्नेटिया से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फे से मिलने के लिए चलोगी? तो वो भी मान जाती है और अब वो भी ओका के साथ चली जाती है। वहीं स्क्लेन पूछता है कि मैं भी आऊँ क्या, जिस पर ओका मना कर देती है। ये देख हायरेंस और स्क्लेन काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्क्लेन काफी ज्यादा शौक हो जाएगा। जिसके बाद अब ओका भी वहाँ पर आ जाती है और वो स्क्लेन को बाहर आने के लिए कहती है। तो स्क्लेन भी अब बाहर जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि फे तो अपने एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है। वो कहती है कि मुझे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम ह्यूमनिफिकेशन है, उसकी वजह से मैं ये बन पाई हूँ। कार्नेटिया भी अब स्क्लेन को बताती है कि इतनी देर से हम लोग फे के लिए कपड़े खरीद रहे थे विलेज के अंदर जिसकी वजह से टाइम लग गया। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं ओ तो इस वजह से तुम लोग मुझे नहीं बुला रहे थे क्योंकि फे बिना कपड़ों की थी और तुम लोग नहीं चाहते थे कि मैं उसे बिना कपड़ों के देखूं, है ना? ये सुनकर कार्नेटिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब इमेजिन करना बंद करो। तो स्क्लेन भी कहते ठीक है पर तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं हो रही है क्योंकि पहले तुम भी तो एक लड़का हुआ करते थे। तो कार्नेटिया कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्क्लेन भी कहते ठीक है। जिसके बाद वो फे से कहता है कि तुम काफी अच्छी लग रही हो, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे पता है। स्क्लेन अब ये याद करता है कि फे रिइनकार्नेट होने से पहले ऐसी ही दिखती थी। स्क्लेन अब कहता है कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई है कि किस तरीके से हम लोग मर के रिइनकार्नेट हो गए हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सभी लोगों का क्या होगा जिनसे हम लोग अभी मिले नहीं है। ओ का उसे बताते हैं कि नाओफुमी, ईसे, कोता और वाकाबा ये सभी लोग मारे जा चुके हैं और हम लोग इन्हें इस दुनिया में कभी नहीं देख पाएंगे। तो कार्नेटिया ओका से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि सभी लोग किस चीज में रिइनकार्नेट हुए हैं? तो ओका कहती है हाँ। जिस पर स्क्लेन अब कहता है कि फिर मुझे बाकी लोगों के बारे में बताओ, जैसे कि वो सोफिया कौन है? तो ओका अब कहती है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें जाननी जरूरी नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो ये फे कहने लगती है कि अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि जो हीरो है वो भी रिइनकार्नेट हुआ है यानी कि स्क्लेन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो भी हमारे क्लास का हो। जिस पर ओका कहती है कि हाँ शायद से ऐसा हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक बीच के पास आ जाते हैं जहाँ बैश गैथ सभी से कहते हैं कि हम लोग इस सी के थ्रू जाने वाले हैं उस लैब्रिंथ के अंदर। फे कहती है कि क्यों ना मैं सभी लोगों को अपने ऊपर बिठा कर ले चलूं। तो बैश गैथ कहता है कि ये जो सी है ये वाटर ड्रैगन का टेरिटरी है, अगर कोई भी बोट यहाँ से जाएगी तो वो उसे डुबा देंगे और अगर उन लोगों ने कोई उड़ती हुई चीज देखी तो वो उसे भी गिरा देंगे। हमें बस इस क्लिफ के पार जाना है और वहीं पर उस लैब्रिंथ की एंट्रेंस है। हमें स्विम करके एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस में जाना है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। हमें ये पता है कि लैब्रिंथ की एंट्रेंस के ऊपर ट्रुप्स होने वाले हैं, पर अगर हम लोग इस रास्ते से जाएंगे तो हम लोग को वाटर ड्रैगन्स भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक रिस्क है। वो सभी से कहते हैं कि सब लोग स्विम तो कर सकते हो ना। ये सुनकर फे थोड़ा सा पीछे हो जाती है क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता है। जो सुनकर स्क्लेन कहता है कि मैं फे के साथ चलूंगा क्योंकि हम लोग उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उसको स्विम करने में मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर फे भी थोड़ा सा शर्मा जाती है, जिसके बाद स्क्लेन अब उसका हाथ भी पकड़ लेता है और अब एक एक करके वो सभी पानी के अंदर कूद जाते हैं। थोड़ी दूर अब स्विम करने के बाद अब अचानक से उन लोगों को एक वाटर ड्रैगन मिल जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर सभी लोग अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर वो वाटर ड्रैगन उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर स्क्लेन अब फे को कार्नेटिया के पास पहुंचा देता है, जिसके बाद कार्नेटिया अब फे को सेफली थोड़ा सा दूर ले जाती है। वहीं स्क्लेन अब सभी लोग को आगे जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस वाटर ड्रैगन को अपने पीछे लगा लेता है, जिससे कि वो वाटर ड्रैगन अब उसी के पीछे जाने लगता है। तभी वो वाटर ड्रैगन अब उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर फे को उसकी चिंता हो जाती है और अब वो भी अपनी बीम की पावर यूज करती है और अब वो उस ड्रैगन की बीम की पावर से टकरा जाती है।
है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक धमाका हो जाता है और वो सभी लोग अब आगे जाकर फिक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब उस लैबिरिंथ के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्क्ले ने तो फे को काफी जोर से पकड़ कर रखा हुआ था, जो देखकर अब वो उनसे कहती है कि तुम लोग प्यार करना बंद करोगे। तो स्क्लेन भी शर्मा जाता है और अब वो उसे छोड़ देता है। वहीं फे भी थोड़ा बहुत शर्मा रही होती है। हम अब देखते हैं कि सभी लोग अब सेफ होते हैं, जिसके अब बेस्ट किया तब सभी लोगों को कहते हैं वेलकम, यही है वो लैबिरिंथ जिसके अंदर हम आना चाहते थे। अगले सीन में हम लोग को वापिस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि वाका बाका सीन, जहाँ वो भी इस बीच पर आई हुई है और वो सभी लोगों को अपना डांस दिखा रही होती है। वो पानी के अंदर फ्लोट करके काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं फ्लोट नहीं कर पाती थी। जिसके बाद वो फिशिंग कर रही होती है और अब वो याद करती है कि आखिर डी है कौन। वो मेरी क्लासमेट है, पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन है। वो कहने लगती है कि अगर रही बात मदर की तो मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा, जब तक पैलेंट माइंड मदर के दिमाग को खा ना ले तब तक के लिए मुझे सोचना चाहिए कि मैं मदर की आर्मी को कैसे हराऊं। वो फिशिंग कर रही होती है, तभी अचानक से उसकी फिशिंग रोड में अब एक वाटर ड्रैगन फंस जाता है। उसे देखकर वाका बाप कहती है कि अगर देखा जाए तो मैं काफी अलग अलग ड्रैगन से लड़ी हूँ और वो सभी काफी वर्दी अपोनेंट थे। वो ये बात बोल रही होती है, तभी वो ड्रैगन अब उसके ऊपर हमला करता है, जिस अटैक से वाकाबा अब बच भी जाती है। वाकाबा अब गुस्से में आ जाती है और वो भी हमला करके उस वाटर ड्रैगन को मार देती है, वो भी काफी आराम से। तभी वाकाबा के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो टेलीपोर्ट करके वापस से उस पपेट के पास पहुंच जाती है अपनी बैटल को कंटिन्यू करने के लिए। वो पपेट भी उसको देखकर अब उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता है, जो देखकर वाकाबा कहती है कि अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, मुझे थोड़ा रेडी तो होने दो। पर वो पपेट रुक ही नहीं रही होती है, जो देखकर वाकाबा अब उसे अपने वेब से रोकने की भी कोशिश करती है, पर वो पपेट अब उसके सारे वेब्स को काफी आराम से काट देती है। ये देखकर वाकाबा डर जाती है और वो उसी प्लान को यूज करने लगती है जो कि वो सोच कर आई थी। हम अब देखते हैं कि वाकाबा अब उसी ओशन की वाटर को यहाँ टेलीपोर्ट करने लगती है और वो सीधा उस पानी को उस पपेट के ऊपर फेंकने लगती है। इसके बाद अब यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भर जाता है। वहीं वाकाबा कहती है कि अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर फ्लोट कर सकती हूँ और साथ में मैं इमोर्टल भी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पानी की इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से वो पपेट अब हार चुका है और वहीं रुक जाता है, जिसके बाद वाकाबा उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। वाकाबा अब काफी ज्यादा खुश होती है और वो वापस से आके फिशिंग कर रही होती है। तभी एक पैरेंट माइंड उसके पास वहाँ पहुंच जाता है और कहते हैं कि फाइनली मैं यहाँ कांटेक्ट कर पा रही हूँ। वो माइंड अब वाकाबा से सीधा ही कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी भागना होगा, क्योंकि एक खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। हम इतनी देर से गलत फहमी में थे, हमें लगा था कि फूड चेन में सबसे ऊपर मदर है, पर उससे भी खतरनाक कोई है जो कि यहाँ पर ही आ रहा है। ये सुनकर वाकाबा कंफ्यूज हो जाती है। तभी बचाने से वो पीछे देखती है कि ओशन के ऊपर तो एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वाकाबा कहती है कि यहाँ पर तो कोई आया है, पर जो भी यहाँ पर आया उसने टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं किया है, तो क्या इसका मतलब जो यहाँ पर आया है वो भाग कर आया है। वाकाबा अब उसके ऊपर अप्रेजल यूज करती है, पर उसका अप्रेजल ही ब्लॉक हो जाता है। तो वो अब अपनी विजडम को एक्टिवेट करती है और अब उसे पता चलता है कि उसके सामने एक ओरिजिन टेराटेक्ट है जो कि लेवल 139 की है और उसका नाम है एरियल। वो देखती है कि ये तो एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है और ये पर्सन डीमन लॉर्ड है। वाकाबा ये भी देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इस डीमन लॉर्ड के जो स्टैट्स है और टाइटल है वो काफी ज्यादा है, जो देखकर वाकाबा काफी डर जाती है और वो डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं एक फ्रेंडली स्पाइडर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। पर तभी डीमन लॉर्ड अब उसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है, जो देखकर वाकाबा समझ जाती है कि वो डीमन लॉर्ड उसके ऊपर हमला करने वाली है, इसलिए वाकाबा भी अब वहाँ से भागने वाली होती है, पर काफी लेट हो जाता है। इतने में ही वो डीमन लॉर्ड वाकाबा के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वाकाबा अब काफी ज्यादा ही डैमेज हो जाती है। वाकाबा के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।